24 आवर्स के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि 1 साल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऐसी बने कि जो पूरे जिले को सक्षम बनाने के लिए काम करे, पूरे जिले को हमारा प्रोडक्ट मिले। बाद में धीरे धीरे उनके बछड़े मिल गए हमारे 500 गाय के, तो हम ब्लॉक लेवल पे भी चले जाएंगे और ब्लॉक लेवल पे भी वही कोऑपरेटिव बनेगी, वही प्रोडक्शन होगा। और जो प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर हम प्रोसेस करेंगे, और वही ब्लॉक कोऑपरेटिव भी किसानों को डायरेक्ट सेवा देगी। और किसानों का काम जो आधा करेगी, किसानों को सारी सर्विस मिलेगी, और वो सर्विस भी नाम मात्र रहेगी। इसमें भी कोऑपरेटिव ज्यादा पैसे नहीं कमाएगी, क्योंकि बाजार में बहुत लोग कॉस्टली माल लेके पशु को खिलाते, वो नहीं खिलाना पड़ेगा। और कुछ लोगों के पास लैंड है, तो उसको अच्छा ऑर्गेनिक चारा भी हम लगा देंगे, और उसका कलेक्शन भी हम करेंगे। और इसके साथ साथ हम रोजगार भी निर्माण करेंगे। और बहुत सारी महिला और युवा को हम जो पशु का हेल्थ का जो ट्रेनिंग है, इंजेक्शन देना, टैबलेट देना, ट्रीटमेंट करना, ये भी गवर्नमेंट द्वारा सिखा देंगे। ये हमने अभी बकरी के लिए 16 लोगों को सिखाया है। सरकारी डॉक्टर वहां खड़ा रहता है, और हमारी लेडीज और हमारे जो वर्कर रहते, वो बकरी को इंजेक्शन देते, या उसके पाँव को जो जख्म होती उसके लिए मलम पट्टी करते। ये काम भी सारा हमारे लोग करते। और जो गवर्नमेंट के पास लोग नहीं है, गवर्नमेंट के पास बहुत कम लोग हैं, इसलिए अपने को प्राइवेट में कोऑपरेटिव को लोग तैयार करके गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को तो होगा सपोर्ट, लेकिन अपने जो कोऑपरेटिव के सदस्य है, इन उनको भी सपोर्ट हो जाएगा, और उनका उत्पादन बढ़ेगा। ये प्रयास हमारा कोऑपरेटिव द्वारा चल रहा है। और कोऑपरेटिव के लिए पशुपालन व्यवसाय एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, कि जिसकी मार्केटिंग की जरूरत बार बार करने की किसान को जरूरत नहीं। कोऑपरेटिव सारा काम करेगी, कोऑपरेटिव इसकी ऐड करेगी, और कोऑपरेटिव इसका लिए स्टोर करेगी। सारी व्यवस्था कोऑपरेटिव में हो जाएगी। ऐसा हो रहा है और हम कर रहे हैं। अभी जिनको कुछ लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो देखने के लिए आप आ जाओ, हम हमारा दिखाएंगे। डॉक्टर राजा राम जी यादव जी को हमने हमारा बकरी का प्रोजेक्ट दिखाया है, बकरी का दूध भी उनको पिलाया है कि हमारी बकरी कैसे 1.5 लीटर दूध देती, सुबह 1.5 लीटर शाम को। ये भी हमने उनको 2-3 महीने पहले दिखाया है। तो हमारा ये प्रयास चल रहा है, ये हमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं, और हम भी उनको सहयोग देके आगे जाने का एक रास्ता दिखा रहे हैं। कोऑपरेटिव पशु एक कोऑपरेटिव के लिए पशु एक आधार है, और एक केंद्र बिंदु भी रहेगा। पशु के बिना कोऑपरेटिव नहीं चलेगी, और कोऑपरेटिव के बिना पशु नहीं चलेगा। ऐसा मेरा अभी वैयक्तिक मत हो गया है, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। धन्यवाद सुभाष जी। अभी कई सारे साथी जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ लोग पहली या दूसरी बार भी जुड़ रहे हैं। जो साथी पहली या दूसरी बार जुड़े हैं वो कृपया अपना नंबर चैट बॉक्स में नाम नंबर डाल दें, ताकि उनसे बात हो पाए और उनको सूचनाएं मिलती रहें। अब प्रश्न जो है वो सभी लोग अपने कर सकते हैं। जो कोऑपरेटिव आधारित गौपालन है, ये एक आने वाले समय में एक 10,000 करोड़ रुपए मंथली का एक सिस्टम बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिशा में बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू किया है। और क्योंकि अभी अ, इसमें लोगों को एक वो दिखाई दे रहा है कि हाँ, इसके माध्यम से कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और पैसा भी कमाया जा सकता है। तो इसलिए जो लोग हैं अब इसको बड़े स्केल पर प्रयास करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं।
हमारे जो साथी राजीव पटवर्धन जी हैं, उन्होंने भी इसके लिए काम शुरू किया हुआ है बिहार के औरंगाबाद और गया के आसपास के क्षेत्रों में। ऐसे ही कई साथी और हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं, सुमेर कोऑपरेटिव सिंह कर आधारित। रहे हैं, सुमेर जी सिंह राजावत। सुमेर जी कर रहे हैं। 5 गाय और भी का कई। मॉडल इनके पास देखने के लिए रेडी है। जी। तो ये सभी लोग जो हैं अपने अपने स्तर पर इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और इसमें भविष्य छुपा हुआ है, भविष्य की संभावनाएं छुपी हुई हैं। मतलब मैं इसको ऐसा बोलूं कि यहाँ पर जो पूरा ये प्रोसेस है, आज लोग शुद्ध दूध के लिए और शुद्ध घी के लिए परेशान हैं। और साथ ही साथ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी विषय समस्या बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कोऑपरेटिव आधारित गौ पालन जो है एक बेहतर तरीका साबित होगा। और ये कोऑपरेटिव आधारित गौ पालन बहुत बेहतर तरीका होगा। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अ, जो जुड़े हुए साथी हैं, इसमें देवदत्त गंगवार जी भी जुड़े हुए हैं। देवदत्त गंगवार जी और सुमेर सिंह जी इस विषय पे कुछ अपना अनुभव बताएं। सुमेर सिंह जी अ, सबसे पहले आए और इस पे बताएं अपना अनुभव। सुमेर सिंह राजावती। आदरणीय सुमेर सिंह राजावती। गोपाल, दरअसल हम वर्मी कंपोस्ट पर काफी चर्चा कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट की जगह गोबर कंपोस्ट बनाया जाए और उसके पैरेलल उतारा जाए, दोनों की टेक्निकल रिपोर्ट साथ में लगाई जाए, तो जितना मैं जानता हूं, गोबर गोबर कंपोस्ट ज्यादा अच्छा होगा और मार्केट में भी ज्यादा बिकेगा, कृषि में भी ज्यादा उत्पादन में और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करेगा, बनाने में भी आसान है। तो इसके लिए अपन को जो कुछ चाहिए, वो रॉ मटेरियल के लिए गोपाल सिंह सुथारिया एक वो बैक्टीरिया देते हैं, उस कल्चर से वो बनता है, जिसमें 2 किलो गुड़ डलता है, 2 किलो छाछ डलती है। गोबर को एक सीक्वेंस में लगा के 3 फीट चौड़ा 2 फीट ऊंचा बना के गड्ढे का डाल के उसमें डाला जाता है, उसमें काट लगाई जाती है। वही 60 दिन में वो तैयार हो जाता है। तो उसके पैरेलल उतारेंगे तो हमें बाहर के वर्मी की जरूरत ही नहीं रहेगी, अपने खेतों में ही खुद वर्मी पैदा हो जाएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है, इस पर कृपया गौर करें तो ज्यादा अच्छा, गायों के लिए भी भला होगा, देसी गाय भी इससे आगे आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद सुमेर सिंह जी। इसमें मदन लाल जी जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी गौ विशेषज्ञ हैं, हिमाचल से हैं। मदन लाल जी, आप जी अपने जी विचार जी जी, रखिए हाँ जी, थोड़ा बोलिए सा जी। विस्तार से। हाँ, जी गौ माता, जय गौ माता। हैं? तो अभी जी। सुमेर सिंह जी ने बताया ना कि ऐसे ऐसे गोबर जो है, गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम यहाँ हिमाचल में भी हम ऐसा ही कार्य जो है ना कर रहे हैं। और इससे कि जो जैविक खेती के ऊपर जो है ना, इसके ऊपर ज्यादा जो किसान जो है ना अभी काफी एक अच्छा महत्व दे रहे हैं इस खेती को। तो गाय जो है, गाय को पालन पोषण करना, या गाय के गोबर से या गाय के गौंत्र से जो भी पंचगव्य जो बनता है वो भी बना सकते हैं। बाकी खाद भी जो है काफी अच्छी तरीके से बनती है। तो ये सारा सिस्टम जो है तभी बने जब हमारी गाय जो है बचेगी तब। बाकी किसानों के पास जो है ना गाय, जो पशुधन जो है ना बड़ा जरूरी है। अगर किसानों के पास पशुधन नहीं है तो फिर कैसे जो ऐसे जो खेती जो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दूसरी खाद जो डालते हैं वो खाद तो वो तो उसमें तो टोटली जहर है। तो जितना जो है गोबर की खाद अगर खेतों में यूज करते हैं तो उस किस्म का बड़ा अच्छा एक एक समझो एक अच्छी पैदावार भी होती है उसमें, और साथ में क्या एक पौष्टिक खेती होती है। तो इससे काफी बीमारियों से भी जो है हमें निजात मिलती है। बाकी जो है हमारे और भी साथी हैं यहाँ काम कर रहे हैं काफी, जैसे बलदेव राज सूद जो है, इनके नजदीक भी 2-3 गौशालाएं हैं। तो ये भी वहां भी जाते आते रहते, भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन ये
एक ये भी है, कहते हैं कि चलो गाय को और गाय और गांव, ये दोनों चीजों को अगर हम ठीक तरीके से समझेंगे तो ये सारा काम जो अच्छा हो जाएगा। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि गाय से जो है कई किस्म के उत्पादन जो है तैयार किए जा सकते हैं। जैसे अभी दिवाली आई, दिवाली में दीपक भी जो है बनाए जा रहे हैं, और वो दीपक जो है उपहार रूप से जो है हर घर में दे रहे हैं, और दिवाली में भी किस्म का ये हो जाएगा सारा कार्यक्रम। तो जय गौ माता। जी बलदेव जी। हाँ, ये जो गोबर कंपोस्ट की बात कर रहे हैं नहीं, जी। ये बहुत हम्म, अच्छी स्कीम है सामने। तो हाँ हिमाचल में कई गौशालाएं, यहाँ पे लगभग 25 गौशालाएं हैं। हाँ, नहीं नहीं, तो 260 के करीब है इस टाइम हिमाचल में, पूरे हिमाचल में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 260 गौशालाएं। हाँ हर यहाँ गौशाला। गौशाला की बात हम लोग अभी इसको पीछे रख रहे हैं। गौशाला जी एक दूसरे प्रयोजन के लिए बनाई जाती है। जी हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि हम कोऑपरेटिव आधारित गौ पालन के माध्यम से आ, रोजगार सृजन और साथ ही साथ लोगों को शुद्ध दूध और शुद्ध आ, घी द्रव्य दूध। पदार्थों का, हाँ, सभी चीजों का उनको आसानी से उपलब्ध हो। आज एक मैं रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 40% के करीब मिलावट है दूध में। अगर हम्म। इंडिया में 100 लीटर दूध उत्पन्न हो रहा है तो 100 लीटर में से 40 लीटर जो है वो मिलावटी दूध है। और जब त्योहार आते हैं तो इनकी इसकी संख्या, इसका नंबर और बढ़ जाता है। हाँ, तो त्योहारों में। वैसी स्थिति, हाँ, ऐसी स्थिति में जब इतना मिलावटी दूध हम लोग खा पी रहे हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। और इस मार्केट पे काम करके लाखों लोगों को नए रोजगार सृजित हो सकते हैं, और उनके बाय प्रोडक्ट बन के दूध के, घी के और गौमूत्र के और गोबर, गाय के गोबर के हम लोग काफी अच्छा कर सकते हैं। और किसी एक क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को शहरों से भी जोड़ा जा सकता है। शहरों में जो सोसाइटी है, जो शहरों में लोग रहते हैं, उनसे जुड़ करके और उनके पैसों पर ये कार्यक्रम चलाया जा सकता है। तो कई सारी संभावनाएं बनती हैं। और ये जो विचार हो रहा है, इस पे जो काम हो रहा है, उसी को अब बड़े स्केल पर भी करने का आ, सोचा जा रहा है। तो कैसे इसको जमीन पे उतारना है, कैसे एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, आर्थिक भी विकास हो, पर्यावरण भी बचे और लोगों को शुद्ध खाने को मिले, ये कई सारी चीजें इसके माध्यम से की जा सकती हैं। जी तो जी ये विषय जो है, ये विषय उन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस पे विचार रखें। और जैसे दिल्ली वाले जो हमारे साथी विशेष तौर पे जो दिल्ली में हैं, हाँ वो दिल्ली वाले साथी ये जरूर बताएं कि कैसे कोऑपरेटिव गौशाला जो है वो दिल्ली में इस मॉडल पे काम किया जा सकता है। क्योंकि दिल्ली में एक जगह है छतरपुर, वहां पर हाँ, कुछ लोगों छतरपुर ने, में है, हाँ, छतरपुर। छतरपुर में कुछ लोगों ने इस तरीके का काम शुरू किया हुआ है, लेकिन हाँ उनका बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। तो हाँ, वो छतरपुर में बिजनेस, वैसे भी फार्म हाउस है ना काफी, वहाँ वहाँ फार्म जी हाउस जी, भी है। और फार्म हाउसों में हाँ कई जन अपनी जो गौपालन का कार्य जो कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा है वहाँ पे जगह बची हुई है जहाँ पे लोग करते हैं ये काम। तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में और अन्य शहरों में किस तरह से ये किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो टीयर 2 टाउन है वहाँ पर गांव और शहरों को किस तरह से जोड़ा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। और हम्म। कोऑपरेटिव के माध्यम से करेंगे तो खर्चा भी कम लगेगा, क्योंकि इसमें जो है काफी सारी संसाधन और चीजों पे पूलिंग हो जाती है। तो मिल के करेंगे तो सभी को फायदा रहेगा और चीजें अच्छी होंगी। इस सोच के साथ इसको एक अभियान के तौर पर बढ़ाया जा सकता है।
और इसको बेहतर किया जा सकता है। मेरा एक प्रश्न है नालंगे जी से। नालंगे जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाँ ये, हेलो हाँ, बोलो बोलो, सुन रहा जी, हूँ। मैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कोऑपरेटिव आधारित गौपालन है, इस हाँ गौपालन में जो अभी आपको हर चीज में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, तो कौन सी कमियां हैं जो दिखाई देती हैं जिन पे अभी काम करने की आवश्यकता है? ये मेरा डॉक्टर सुभाष नालंगे जी से भी प्रश्न है हाँ, और बराबर। ब्रिगेडियर साहब से भी प्रश्न है, दोनों लोगों से प्रश्न है जी। कोऑपरेटिव में हम्म। गोपालन किया तो मेरा कहना है कि सारे प्रश्न छूट जाते हैं। कैसे कि कोऑपरेटिव के हमारे 120 सदस्य है और एक एक सदस्य ने 5-5 गाय का भी पालन किया और पालन करने वाले को ही कोऑपरेटिव में लिया जाता है। तो 5-5 पशु भी एक एक सदस्य ने लिया, 100 सदस्य ने, तो 500 पशु की गौशाला खड़ी हो सकती। और सभी के पास सेवा देने में भी एक 10-15 किलोमीटर के रेडियस में कोऑपरेटिव ने अगर काम किया अच्छा, तो उसमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। वहाँ सारी सर्विस मिल रही है, चारा भी मिल रहा है, डॉक्टर भी जा रहा है, दूध भी आ रहा है, गोबर भी आ रहा है, गोमूत्र भी आ रहा है। अगर 15 किलोमीटर के आगे आप चले जाएंगे तो उसमें फिर समस्या आती है। और 5-5 गाय हैंडल करने के लिए फिर लेबर भी नहीं लगता। और खुद खुद की गाय रहती तो उसके ऊपर सब परिवार वाले भी अच्छा ध्यान देते। और गौशाला में वो नहीं होता। ये मुझे लग रहा है कि गौशाला में अगर 500 पशु एक जगह है तो वहां इतना छोटा मोटा नहीं देखा जाता। जो 5 पशु के ऊपर ध्यान देगा वो 500 पशु के ऊपर नौकरी को तनख्वाह देके भी लेबर रखी तो वो नहीं होता। तो मेरा कहना है कि समूह से गाय रखने से अगर विभिन्न जगह उसको रख दिया तो वहाँ समस्या कम आती, बीमारी कम आती, जानवर की देखभाल अच्छी की जाती, चारा भी दिया जाता है, दूध भी अच्छा संकलित हो जाता है, और गोबर और गोमूत्र भी अच्छी तरह से कलेक्शन हो जाता है और वो कोऑपरेटिव सारा जमा कर सकते। अभिषेक मैं जी, कम, जी जी, समस्याओं की मैं पूछ रहा था, समस्या क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती कोऑपरेटिव के लिए जी जी। जी कोऑपरेटिव के लिए कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि कोऑपरेटिव में 100 लोगों का समूह रहता तो 100 लोग जुल मिलकर काम करते। जैसे पहले लोग गांव में करते थे वैसे ही लोग एक कोऑपरेटिव में काम करते। और गाय एक सब्जेक्ट रहता, अपन बाकी भी खेती बाड़ी के सब्जेक्ट रहते हैं, ये भी क्वेश्चन उसके छूट जाते। गाय के पास 24 घंटे वहां खड़ा नहीं रहना पड़ता, वो खेती भी करता है, उसके बाकी भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और समस्या नहीं रहती है। पर लेकिन अभी मैंने जो गौशाला वाले की जो समस्या देखी वो बहुत मुझे कठिन लगी। गाय की हालत और वैसी कोऑपरेटिव में नहीं रहती। कोऑपरेटिव में पशु की हेल्थ बहुत अच्छी रहती, वो ट्रीटमेंट भी जल्दी जल्दी करता है, दूध भी उत्पादन बढ़ता है, गोमूत्र भी ज्यादा अच्छा पकड़ता है, अच्छा क्वालिटी का गोमूत्र भी देता है, गोबर का भी वो अच्छी तरह से म्हणजे जमा करके रख देता है। और अगर उसको यूज करना है बायोगैस के लिए तो उसके लिए भी वो यूज कर सकता है। कोऑपरेटिव के लिए समस्या नहीं है, गौशाले के लिए बहुत सारी समस्या है। जी। जी इस इसमें आपने हाँ, ब्रिगेडियर साहब। आपने जो शहरों के लिए बात बताया वो 2-3 प्रैक्टिकल तो मैं भी जानता हूँ, और वो इससे भी आसान है।
पहले तो कुछ जिक्र हुआ कि ये जो हम एक एक किसान को एक एक मेंबर को हम 5 गाय देंगे और वो अपने पालेगा, ये आएगा। ये सब किसान हैं, ये सब गोपालक हैं। तो ये किसान के घर में बांधने के लिए इसलिए 5-5 और सब इकट्ठा कर रहे हैं कि सामूहिक रूप से काम आसानी से हो। तो ये किसान के लिए ही ज्यादा किया जा रहा है। अब आपने एक शहर की बात बताई, मेरे पास तीन चार के ऐसे मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल हैं, जो एक तो पंचायत ही करने लग गई है, कुछ पंचायतें, और कुछ शहरों के लोग करने लग गए हैं। जैसे आपने छतरपुर का कुछ जिक्र किया, वो ऐसे नहीं कर रहे हैं कि छतरपुर में करें सामने हो। वो 5-10-15 कोऑपरेटिव के जो गौ पालन में इंटरेस्ट है, जो स्पेशली इस तरह का काम कर रहे हैं, वो ग्रुप एक समिति बनाते हैं, उसको आप ब्लॉक भी कह सकते हैं। उसको हमें इनकरेज करना है। वो यहाँ से अपना ही जो पैसा इकट्ठा किया 1100 या जो भी किया, उससे वो लीज पे एक जमीन लेते हैं 40-50 किलोमीटर दूर सुटेबल गांव में। हो सकता है उस गांव का 1-2 आदमी उनके साथ हो, तो और भी ऐसा भी फायदेमंद हो सकता है। अब ये 10 आदमी 15 आदमी कोई स्पेसिफिक एक ब्रीड की अपनी गाय लाते हैं और उसमें उसमें सामूहिक रूप से सारा काम करते हैं, लेबर रखते हैं और सारा अपना खर्चा है। कोई 2 रख सकता है गाय, या कोई 50,000 देता है तो कोई 10,000 में भी काम चला सकता है। उस हिसाब से उनका जो फायदा या दूध बनेगा वो उनके पास पहुंच जाता है। और ये सारा का सारा पूरा कंप्लीट गोबर, बल्कि कई जगह तो वो भी बन गई है गोबर गैस। सारा का सारा गोबर एक साथ काम आ जाता है, यूरिन एक साथ काम आ जाता है। 10 आदमी के लिए एक आदमी जो मेंटेन करना, दूध निकालना, सबको कलेक्ट करना, वो हो जाता है। तो इसमें केवल सारा गांव, जैसे नालंगे साहब जी ने बताया, सारी चीजें तो गांव में अवेलेबल है। वो खेती में भी फिर वही का खाद चला जाता है, और वो खेती का पोर्शन भी बढ़ा सकते हैं अगर चाहे तो, कि लीज पे ले लो, या कुछ के तो गांव वाले होते हैं उनकी जमीन भी है। और ये दूध आता है उनके जितना जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से शहर में, उनका सामूहिक बंदोबस्त है। ये सिस्टम शहर वालों के लिए, जिसको एक बार आदत पड़ गई, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है, बहुत लोग कर रहे हैं। बस उसमें ये है कि आपका ग्रुप कैसा है। ग्रुप आपने मिलजुल के अच्छा बनाना है। जैसे कोऑपरेटिव बना है, वो कोऑपरेटिव ही समझ लीजिए। तो वो कोऑपरेशन से गांव में खोलना है शहर की बजाय। तो ये सिस्टम भी उतना ही है, और इसमें ज्यादा इकोनॉमिक भी ज्यादा आता है और गौ संवर्धन ज्यादा होता है, क्योंकि सारे मिलके उन्होंने एक डिसाइड कर लिया, हमने तो साहीवाल गाय लेनी है। तो फिर उसकी ब्रीडिंग में उसका अगला बच्चा और वो सब बहुत आसानी से आता है। तो ये सिस्टम 5-6 जगह तो मैं जानता हूँ ऐसे किए हुए हैं, और काफी लोग लाइन में हैं, पर उन तक ये बात पहुंच नहीं रही। एक तो ग्रुप ऐसा ऐसा नहीं मिल रहा। तो वो ग्रुप मिल जाए, उस तरह की कोऑपरेटिव बन जाए ब्लॉक लेवल पे या शहर लेवल पे, तो शहर में केवल दूध चाहिए और बाकी सब चीजें गांव में अवेलेबल है, चारा है, सब कुछ है, और वो लीज पे की जा सकती है। गाय के कंस्ट्रक्शन में और उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता। उसमें रेडीमेड भी काफी ऐसी बिल्डिंग मिल जाती है, खेती भी मिल जाती है, साल में भी पर साल भी मिल जाती है। और ये सिस्टम भी इनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव के थ्रू। दूसरा जो नालंगे साहब ने बताया, बड़ी अच्छी बात है कि 5 गाय हम एक किसान को या एक गोपालन को देंगे। उसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन भी है। उसमें हम ये जितने एक गांव में तो अलग अलग गांव में देंगे। एक गांव में मान लो हमने 25 गाय रखनी है, 25 आदमी मिलकर आ रहे हैं, तो अगर ऐसा स्थान एक जगह है तो 25 के 25 गाय एक जगह रह सकती है, तो मैन पावर भी और बचेगी और सारा मटेरियल इकोनॉमिकली यूज होगा। तो ये जो 2 फील्ड हैं स्पेशली हमारे देसी गाय का और प्राकृतिक खेती का, ये हमें इसमें शहर और गांव और किसान और नॉन किसान का जिक्र नहीं है। ये तो उसका इंटरेस्ट होना है, और वो कर सकता है और करना चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों प्रकृति के काम हैं। तो हमने प्रकृति के काम में मदद करनी चाहिए, चाहे वो शहर में टीचर है, चाहे वो फौजी है। वो भी अपना साल महीने में 2 महीने में आए, अपना जितना योगदान है वो करे,
और अपना जितना चाहिए, उसको 2 किलो दूध चाहिए तो 2 किलो के हिसाब से अपना शेयर डाल दें, और वेल मैनेज होता है। आपस में जो कोऑपरेशन होगा वो सबसे बढ़िया है, और ये लंबा चलेगा और इकोनॉमिकल वायबल होगा। क्योंकि गाय का हमें अब थोड़ी सी समस्या बड़ी आ रही है। आप एक किसान, एक घर में गाय, हम ज्यादातर बोलते रहते हैं किसान अपने घर में बांधे, घर में तो कोई आदमी नहीं है, बीबी भी काम करती है, तो उसकी बजाय हम वो 10 किसान मिलके अपना एक जगह कर ले तो उसकी जगह भी मिल जाए और ये सारी चीज अच्छे भी यूटिलाइज हो जाए। और उनमें से ही वही कर सकते हैं। 2-3 गांव में तो ऐसा है कि पंचायतें बहुत इंटरेस्ट ले रही है। ये जो जितने खुले जानवर घूम रहे हैं, स्पेशली सांड, सड़कों के ऊपर, शहरों में भी गांव में भी, एक गवर्नमेंट ने भी काफी हेल्प की है, गौशाला भी काफी हेल्प की है। ये और उनकी गौशालाओं में और भी कहीं गाय गाय है, तो इसी का फिर ब्रीडिंग बढ़ता जाता है, एक्सीडेंट होता जाता है। तो कुछ गांवों में ने ऐसा कर लिया है कि एक सामूहिक गौ संरक्षित क्षेत्र बना दिया है, उसमें चारा डालना, सब कुछ डालना। इनको बैल बनाया जा रहा है। इनमें से जो सेलेक्टिव है, जो उस ब्रीड का, उस गांव में जो ब्रीड है, उसको सांड 1-2 रखा जाएगा और इनको बैल बनाया जाएगा, और इसका गोबर भी काम आएगा, पेशाब भी काम आएगा, और खेती में भी काम आएगा। ये बैल का काम भी करेंगे, नहीं भी करेंगे तो ये सेफ और सुरक्षित वहां अपने खाएं पिएंगे और अपना लाइफ कवर करेंगे। तो ये स्कीम भी एक हम इस तरह के कोऑपरेटिव में की जा सकती है, जो ये समस्या भी किसान की हल की जा सकती है। और फिर आगे जो है ना, नेक्स्ट जनरेशन में इसका बड़ा फायदा होगा। अब क्या है कि यही जो एक तो एक्सीडेंट और सब देखते हो, उसमें तो खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गांव के एरिया में एक बना लेते हैं, 3-4 गांव मैं जानता हूँ, और उसी में से वो इनकम निकाल लेते हैं, उसी की लेडीज या काम दे देते हैं, और फिर उसी में कल को जो दूसरी जो गाय बची है, ये मेल मेल एक जगह भी रख सकते हैं, कैस्टेट ना करो, बैल ना बढ़ाओ, तब भी मैनेज किया जा सकता है इजिली। और जो गाय बची है, जिस नस्ल की ज्यादा है, उस नस्ल का, उसमें संवर्धन के साथ साथ जो ब्रीडिंग लायक गाय है, उसमें नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो जाती है। तो एटलीस्ट वो जनरेशन जो नेक्स्ट तैयार होगी, वो तो बहुत यूजफुल होगी। वो तो फिर ये समस्या ही नहीं आएगी कि वो तो दूध कम देती है, वो तो ये है, वो है। तो ये एक स्टेप है, और मुझे जरूर पता है कि ये कोऑपरेटिव में ही इसमें हम निकाल सकते थे, वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। कोई भी क्यों करेगा कि भाई मैं क्यों इन गाय को रखूं, या किसान ही खुद छोड़ रहा है, तो क्योंकि उसकी समस्या है। तो अब, और सारा गांव चाहता है, मैं आपको ये 100% बता दूं, बल्कि हमारे गांव में तो ये बन गई है कि इस टाइप की गौशाला 5 गांव में बन गई है, तो अगले 5 कह रहे हैं भाई हम भी अपना बना लें, वैसा ही नकल मार के। जाटूसाना में एक बनी थी, अभी हमारे गांव या और आसपास का महेंद्रगढ़ के पास 3-4 गांव है, जिसमें इवन एम्प्लॉयज भी 0 है। स्कूल के बच्चे जाएंगे, छुट्टियों का आधा घंटा काम करेंगे, और सब लोग जाते जी हुए जी। ऐसे कर देते, वेल मैनेज्ड है। तो इस स्टेप को कैसे लाएं कोऑपरेटिव के थ्रू, ये एक बहुत बड़ा इश्यू होगा। और ये दो आपका, अब आपने बताई समस्याएं। भाई समस्याएं तो समाज में जैसे कुछ होती है, थोड़ी बहुत आ सकती है, पर जो आप अभी ग्रुप कुछ बनाया, और साथियों के प्रश्न हैं, ओके कुछ ओके, और साथियों के मैं खत्म प्रश्न कर रहा हूं। तो जी। वो समस्याएं ब्रीडिंग दूर क्या केवल क्या है कोऑपरेटिव के सदस्य कर सकते हैं, वो आपस में ठीक रहे। धन्यवाद। ब्रिगेड पवन पवन खन्ना जी, आपने हैंड रेज किया है, फिर इसके बाद अन्य साथी। पवन खन्ना जी, पवन खन्ना जी मुंबई से हैं। पवन खन्ना जी। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। जी, सभी को नमस्कार। देखिए, अभी जो वार्ता हो रही थी कि कोऑपरेटिव के थ्रू हम लोग इसका कार्य में आगे बढ़े, तो हमारा एक विचार है कि अगर इसके साथ जो ब्रीड संवर्धन पे भी साथ में काम किया जाए, जैसे डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, डॉक्टर नालंगे भी कह रहे थे कि 5 गाय और ये दिया जाए, तो उसमें भी एक जो कोई मॉनिटरिंग के लिए भी कोई दिया जाए कि हर आदमी नहीं वो ब्रीड डेवलप कर सकता संवर्धन का काम, लेकिन उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए कि जो ध्यान दे कि ब्रीड को किस तरीके से डेवलप किया जाए। जी डॉक्टर साहब। बराबर।
बराबर, आपका कहना एकदम बराबर है। कोऑपरेटिव ये सारे काम करेगी। कोऑपरेटिव के जो 11-15 लोग हैं, ये लोग जी पूरा ध्यान देंगे, ब्रीड के ऊपर काम करेंगे, गाय के ऊपर काम करेंगे, गोबर के ऊपर काम करेंगे, शहर में दूध भेजेंगे। बाकी जिनके बछड़े हो गए, गाय हो गई, नंदी हो गया, वो भी वापस लेंगे। और जो बाकी कोऑपरेटिव बन रहे हैं उनको भी दे देंगे। डॉक्टर की सेवा उपलब्ध कराएंगे कि जो एक आदमी नहीं कर सकता। ये सारी चीजें पशु के लिए कर रहे हैं, बकरी के लिए कर रहे हैं, और मुर्गी के लिए भी कर रहे हैं। हम मुर्गी की भी कोऑपरेटिव बना रहे हैं, देशी मुर्गी की भी, और तो डॉक्टर बकरी की भी बना रहे हैं, ऐसे। तो डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा कार्य है। जब नंदी वगैरह इंट्रोड्यूस करने होंगे तो वो कोऑपरेटिव के थ्रू ही कोऑपरेटिव ही परचेज करके उन नंदी को फिर कैसे सर्विस, मतलब एक जगह ये प्रोवाइड देखो, करा जाएगा कोऑपरेटिव शुरुआती में दौर में। कोऑपरेटिव में जितने पशु है, गाय है, उसका सबकी जानकारी कोऑपरेटिव में रहेगी, हिस्ट्री रहेगी। इसका माँ कौन, बाप कौन, कैसा है, क्या है, उसकी सारा रिकॉर्ड बना रहेगा। कितने साल का है, इसने कितना दूध दिया है, इसको कितने बछड़े हुए हैं। और ये सारा अभी इंजेक्शन के द्वारा किया जाएगा। इसका डेट कब है, इसको पहला बछड़ा एआई कब द्वारा, हुआ। हाँ, ये एआई सारी द्वारा। जानकारी, बायो, पूरी जानकारी कोऑपरेटिव में रहेगी। कोऑपरेटिव का ये काम रहेगा। हमने 4,000 बकरी की पूरी जानकारी हमारे पास है, पूरा इतिहास इसका, पहले से आप आज के दिन तक, और आगे तो भी डॉक्टर साहब, रखेंगे। बोलिए। जी डॉक्टर साहब, तो ये मुंबई से ही है हम, अगर हमें मौका लगेगा तो नंबर शेयर करके हम लोग हो सकेगा तो आपके फार्म पे विजिट भी मालपुर करेंगे। आ जाओ देखने क्योंकि के लिए। मालपुर सीधा मुंबई से गाड़ी है, दोंडाईचा जी मालपुर नंदुरबार। और हमारे यहाँ ठीक, रहने की सुविधा है। और हमारा जो ट्रस्ट है वो अंधेरी में है, मुंबई में। वहां भी जाके आप जानकारी ले सकते हैं। तो साहब तो इतना तो इसका नहीं है, हम पशु पशु के लिए चारा भी होम डिलीवरी कर रहे हैं, अच्छा कैटल हाँ, फीड। तो वही थोड़ा सामने सामने विचार विमर्श होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा और बहुत जानकारी अच्छा, प्राप्त होगी। ये हमारा जी, काम ही और है। जो 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 सहयोग हो सके हमसे आप हमें बताइए कि इस एरिया में क्या और सहयोग किया जा सकता है, जरूर से मेरा आप नंबर बताइए। चैट बॉक्स में डाल देता मैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप हमारा एक भी नंबर है, और जी आ, आप एक बॉम्बे का कोऑपरेटिव बनाइए गौपालन, और जी जी डालेंगे साहब से जमीन किराया सब कुछ मिलेगा आपको। जी आपका डॉक्टर दूध साहब, तो वहां वही थोड़ा पहुंचेगा, सा। मैनेजमेंट ये करवा देंगे। ठीक है जी, तो उसी उसी पे विचार करके आपसे मिलके उस पे आगे हमारी बढ़ सकते हैं। हमारी कोऑपरेटिव ऑलरेडी भिवंडी में है। हमारी महिला प्रेसिडेंट वही काम कर रही है, वर्मी कंपोस्ट भी बना रही है और दूध भी दे रही है। भिवंडी के पास, शाहपुर के पास हमारी कोऑपरेटिव चालू है। तो जी, ठीक है, हम इधर कोकन साइड में थोड़ा काम करना चाहते हैं, क्योंकि कौन सा एरिया बोलो, कोकन का कौन सा एरिया। कोकन में सुधागढ़, पाली और महाड़, ये राय, ये आपका रोहा, ये। महाड़ में हमारा एक प्रोजेक्ट है 50 एकड़ का। जी महाड़ में हमारा जो पोलादपुर है, पोलादपुर से 11 किलोमीटर है। तो जी हमारा वहां भी एक प्रोजेक्ट है, वहां भी आप देख सकते हैं। जी जी, जरूर, इसीलिए अब आपका नंबर एक बार देख लेंगे तो डाल हम दिया बात मैंने, करके। चैट बॉक्स में डाल दिया, आप हाँ कॉल हाँ, करो बाद में। ठीक, धन्यवाद। ठीक आगे है किसी तो। का कुछ क्वेश्चन है। अन्य साथी, किसी का कोई और प्रश्न? मैं नाम लेता जाता हूँ। आ, भास्कर पाटिल ने हाथ ऊपर हाँ, किया भास्कर था। पाटिल जी, भास्कर पाटिल जी। हाँ, मैंने हाथ खड़ा किया था। वो आप पूछा था ना, आप जो बोल रहे थे ना, आपका सवाल था अभिषेक जी कि कौन सी दिक्कतें आती है। तो उसके संदर्भ में मैं बोलने जा रहा था, लेकिन बोलो बोलो। आप, हेलो, आपका जो हाँ, बोलिए रोक, बोलिए। आपका सवाल पूछने का जो रोक था, तो वो बढ़ावा कैसे दिया जाए इस संदर्भ में था। और मैं जो बता रहा था कोऑपरेटिव के आगे क्या
प्रॉब्लम्स आती है। मैंने भी एक कोऑपरेटिव चलाई थी, तो मुझे मालूम है वो जब गवर्नमेंट के लोग ऑडिट वगैरह करते हैं, तो वो ऑडिट करने के वक्त में ऐसा देखते नहीं है कि हम वो जो बिल ला के दिया है, जो हमने कुछ खरीद लिया, एक ताट खरीद लिया, एक कुछ तो भी पॉट खरीद लिया, तो उसका ये जब हम ज्वाइन करके बिल देते हैं, तो वो देखते नहीं है ये सही है, बराबर है, गलत है, ये कुछ देखते नहीं। वो खाली बिल है कि नहीं इतना ही देखते हैं, मार कर देते हैं। ऐसा बोलने वाला था, लेकिन ये कुछ उचित नहीं था करके हैंड नीचे, क्योंकि आपका सवाल पूछने का उद्देश्य अलग था। कोऑपरेटिव पूरे जीएसटी की बिल ही लेती भास्कर राव पाटिल। हाँ। गोबर का भी बिल कोऑपरेटिव पूरा पक्का देती, और बाकी सारे जीएसटी वाले बिल ही कोऑपरेटिव खरीदी करती। जो दवाई है, चारा है, सब कुछ है, सारा जीएसटी के पक्के बिल कोऑपरेटिव खरीदी करती, और कोऑपरेटिव जिनसे खरीदी करना है उसके साथ करार भी करती, और करार नहीं, किए हुए लोगों से ही खरीदी करती, बाकी लोगों से नहीं करती। और सभी डायरेक्टर की मान्यता लेती, 11-15 डायरेक्टर है, उनकी मान्यता लेती कोऑपरेटिव कि भाई नलांगिरी एग्रो से परचेस करना है क्या ये चीजें, या कोई एलटी कंपनी से करना है क्या, कहीं अदानी कंपनी से खरीदी करना है, ये कोऑपरेटिव निर्णय लेती, और फिर वही माल परचेस करती, और वही माल सारे सदस्य को बांट देती। ऐसा नहीं है कि कहीं बाजार में जाती और मटेरियल लेके आती और किसानों को देती, ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं पहले पर्टिकुलर अपनी पहला अपनी पहला जमाना अलग था, पहला जमाना बहुत अलग था, अभी जमाना बहुत अलग है। अब मैं नगर में बैठे बैठे आपकी कोऑपरेटिव चला रहा हूँ। आज आपके कोऑपरेटिव का 60,000 का सेल मैंने नगर में बैठ के किया, आपको पता भी नहीं। कल सुबह आपका मटेरियल 2 टन सेल हो जाएगा मालपुर के लिए। जी। ये हमारे साथ फरीदाबाद से, हरियाणा से सहकार भारती के साथी जुड़े हुए हैं। कल उन्होंने आपने ही विषय रखा था ये कोऑपरेटिव आधारित गौ पालन का। तो अभी हरियाणा और फरीदाबाद में क्या इस तरह का कुछ कार्यक्रम चालू हुआ है? थोड़ा सा आप बताएंगे हम सभी को, या कोई अभी प्रश्न है या कोई बात है वो आप रख सकते हैं। हाँ, जी। अभी हरियाणा का इस महीने का नहीं, हमारा अभी प्लान ये है। साथी है, ये बात रखेंगे, ये हाँ, बताएंगे। जी, ये सहकार भारती के हरियाणा प्रदेश के वो हैं पदाधिकारी। जी जी, सभी को नमस्ते जी। मैं अनुपम बात कर रहा हूँ। तो गऊ विषय पे कोई स्पेसिफिक कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकार भारती के मार्फत तो नहीं बनती। हाँ, पंजाब में जरूर एक पैक्स सोसाइटी है, बहुत फेमस है। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। जी उसने काफी अच्छा काम किया है, वो सहकार भारती कार्यकर्ताओं द्वारा ही संचालित है। और उसमें पूरे गांव के अंदर पाइपलाइन बिछा के गोबर से गोबर गैस बना के वो भी दी जाती है। इसके अलावा वहाँ पे जो अन्य प्रकल्प हैं, जैसे टूल्स वगैरह वो लोग रेंट आउट करते हैं, मशीनरीज रेंट आउट करते हैं। ये सारा काम पैक्स के माध्यम से पंजाब में जरूर होता है, हरियाणा में अभी एज सच नहीं है। मेरा सिर्फ एक सुझाव है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते टाइम पे ना एक कोर स्टेक होल्डर देखा जाता है। वो व्यक्ति कौन है जिसके दम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती या चलती है। ठीक है, हम अभी जितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, शायद हम टेक्नोक्रेट ज्यादा हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप से बताता हूँ, एक आईटी सोसाइटी बनाने का एक विचार आया था कि भाई आईटी विषय में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए। तो उसमें जो मेरे ध्यान में आया, केरल में एक पहले से आईटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई थी। और वो किन लोगों ने बनाई थी? वो बैंकों ने आपस में मिलके बनाई थी, क्योंकि उनकी आईटी नीड थी। जितनी कोऑपरेटिव बैंक्स थे वहां पे, उन्होंने मिलके एक अपनी सोसाइटी बनाई, क्योंकि उनको अपनी आईटी नीड फुलफिल करनी थी। एक मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जिसमें मैंने 160 के आसपास आईटी वर्कर्स जो हैं, जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, उनको इकट्ठा किया और उनकी एक मल्टी स्टेट सोसाइटी बनवाई। तो यहाँ कैसा है, दो स्टेक होल्डर ध्यान में आ रहे हैं। एक स्वयं वर्कर है, और एक उसका उपभोक्ता, कंज्यूमर या उसकी नीड है। ऐसे ही हम भी जब अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी प्लान कर रहे हैं, उसमें हम ये जरूर ध्यान दें कि वो कैच कहाँ से आ रहा है। हम क्या
किसानों को मिलके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्या उनकी सोसाइटी बना रहे हैं? जिस तरीके से अमूल बनी हुई है, अमूल में क्या है, सारे दूध उत्पादक लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, या फिर हम कंज्यूमर्स को मिलके एक बनाना चाह रहे हैं, या हम दोनों ही मॉडल देना चाह रहे हैं। ये भी एक संभावना है कि हम पैरेलली दोनों चलाएं, एक तरफ कंज्यूमर्स भी जुड़ें, दूसरी तरफ किसान की भी एक समिति बनती चले। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छा मॉडल जो है ना, जिसकी शायद आप लोग अभी ध्यान नहीं आ पा रहा है, स्वयं सहायता समूह नामक भी एक एक एंटिटीज बनती हैं, एसएचजीज बनती हैं। वो प्योरली कोऑपरेटिव मॉडल पे ही बनती हैं, चलती हैं। उसमें अंतर सिर्फ इतना होता है, उसका रजिस्ट्रेशन, पंजीयन कहीं फॉर्मल एज सच नहीं होता है ना, वो किसी को स्यू नहीं कर सकती है। ये एक दो उसमें ऐसी कमियां है, लेकिन उसके एक फायदे भी हैं कि वो कल बना के परसों उस पर काम किया जा सकता है, परसों ही उस पर बैंक खाता खुल सकता है, आप उस पर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। और 15-20 लोगों के बीच में यदि कार्य करना हो तो एक बहुत छोटे रूप में शुरू करने के लिए एक बड़ा अच्छा सा सेटअप वो रहता है। उसमें सरकार के भी कुछ फायदे हैं, सरकार ने भी उसमें कुछ बेनिफिट्स दे रखे हैं कि ठीक है, आपको इस योजना में लाभ मिल जाएगा वगैरह वगैरह। तो कैसा है, मान लीजिए किसानों के बीच में शुरू करना है, या मान लीजिए कंज्यूमर्स को ही इकट्ठा करना है। कंज्यूमर क्यों इतना सरदर्द पालेगा कि एक समिति बनाए, फिर उसके बोर्ड बैठे, उसका चुनाव हो वगैरह वगैरह? तो क्यों ना उसे तोड़ दिया जाए। अगर कंज्यूमर्स को 15-15, 20-20 के ग्रुप में अगर उनका समूह बना दिया जाए, और ऐसे ही दूसरी तरफ किसानों को क्लब कर दिया जाए 15-20 के समूह में, स्वयं सहायता समूह में, और उनका आपस में क्या कहते हैं, व्यवहार, माने उन्हें कनेक्ट कर दिया जाए ताकि वो एक दूसरे से व्यवहार कर सकें। तो इस माध्यम से क्या होगा, ये कई सारे समूह बन जाएंगे, फिर इनको ऊपर लेवल पे ना आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इनकी समितियां बना सकते हैं, एसएचजीज की कोऑपरेटिव फेडरेशन बनाई जा सकती है। इससे क्या रहता है, जो आप जानना चाह रहे हैं ना अभिषेक जी, की सहकारी समिति में समस्याएं क्या आती हैं, वो कोई अलग समस्या नहीं आती है, वो समस्या सब जगह है जहाँ पे भीड़ रहती है, वो है पीपल मैनेजमेंट की। क्योंकि पीपल आने के बाद उनके व्यवहार और उससे जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं। तो क्या है, अगर वो व्यक्ति नीचे नीचे ज्यादा रहें, ऊपर छठे छठाए लोग आए, वो जिनको अनुभव हो जाए, वो जिनका एक्सपीरियंस हो, तो उससे कोऑपरेटिव्स में भी समस्याएं कम आने लगती हैं। इस तरीके का मॉडल आप लोग कुछ सोच सकते हैं। अच्छा, जितने हम लोग यहाँ पे हैं, जैसे एनडीडीबी एक बना हुआ है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वो क्या है, वो एक्सपर्ट लोगों का एक बॉडी है जो कि डेयरी डेवलपमेंट के लिए अपनी पूरी विचार मंथन, रिसर्च सब करता रहता है। शायद हम लोग भी कुछ, माने जो यहाँ पे लोग बैठे हैं अधिकतम, वो भी ऐसे ही अनुभवी लोग हैं। तो हमें भी शायद गौ सेवा बोर्ड ना कह के कुछ समिति या इस तरीके का इस रूप में पहले कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोर एक्सपर्टीज तो मेरे को वहीं दिखता है। इसके बाद हम लोग अपना जो क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको उपयोग करके लोगों को यह आश्वासन दे सकते हैं कि ठीक है, आप 15 लोग आगे बढ़िए, आप कंज्यूमर लोग हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपको किसानों से कनेक्ट करेंगे, आपको जानकारी देंगे, आपको किस तरह की गाय लेनी है, क्या सावधानियां बरतनी है। ऐसे ही हम किसान को भी ढाढ़स बढ़ा सकते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, आप 15 लोग इकट्ठा हुई समूह बनेंगे। जब ये समूह बनते चले, तब बाद में इनको सहकारी समिति के माध्यम से इनको फेडरेट कर सकते हैं। फेडरेट भी आप 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर, 4 टियर तक आप इसे फेडरेट कर सकते हैं ना, जिला से लेके और अप टू नेशनल लेवल तक भी इसे फेडरेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों में मैं, आप चाहेंगे तो मैं सहायता दे सकता हूँ। गऊ मेरा विषय नहीं रहता है, सहकारी समिति बनाना, बनवाना, उसकी मॉडलिंग करना, ये मेरा विषय जरूर है। इसमें आप जो सहायता चाहेंगे, जब चाहेंगे, मैं दे दूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, अनुपम, आपके अनुभव और सहायता की अभिषेक जी, आवश्यकता रहे। जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर लूं अनुपम से। अनुपम जी, मैं भी गुड़गांव से ही हूँ, जी सर। और जी सर। आप हमारी हरियाणा में ये सलाह करें। पहले तो आप हमारी एक गोपालक गोपालक का मतलब आप समझते हो, थोड़ा सा देसी गौ पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम। गोपालक का एक समूह बनाइए, और हम इसको आप जैसे सलाह दे रहे हैं वैसे ही आगे करेंगे। गाय के बारे में कोई डिटेल हम सब ढूंढ लेंगे। आप केवल एक अच्छा सा ग्रुप बनाइए 20-25 का, और हम उसको हरियाणा के इसमें जोड़ेंगे।
गोपालक के लिए भी, फिर मार्केटिंग और वगैरह के लिए भी। जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर का अलग, कंज्यूमर का अलग, उसको आपकी राय के अनुसार बढ़ेंगे। आप हमारी इसमें पहली मदद यही करी। धन्यवाद। हाँ जी, ऐसे ब्रिगेडियर साहब आप तो गुड़गांव से हैं, तो फिर आपको तो एसपी गुप्ता जी की तो गौशाला देखी होगी आपने ना? वो तो मेरी बढ़ाने में शुरू की भी ही मदद है, पर वो अच्छा पर्सनल है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी गौशाला है वो तो एसपी गुप्ता जी की, मैं जो कि बहुत अच्छी बोर्ड तरह के आता हूँ। चेयरमैन एनिमल वेलफेयर बोर्ड के भी रहे बोर्ड हैं, के चेयरमैन आईएएस भी है, रिटायर्ड चेयरमैन भी हैं। रहे हैं, हाँ, अध्यक्ष भी हाँ, रहे हैं। मैंने वो तो मैं मैंने मैं उनके मैं घर में उसमें खाना खाया, एडवाइजर हूँ। हाँ, मैंने उनके घर में खाना खाया हो बकायदा जाकर, लंच हाँ, किया वो था एक सभी को बार खिलाते हैं। जाकर, लास्ट लास्ट मदन संडे। जी, पर्सनल लंच, बातें अलग से, अभी अलग लंच से पे बात बुलाया था। करेंगे, अलग से बात करेंगे। अलग ठीक है से ठीक है, अभी कई ओके। साथी बचे हुए हैं। अन्य कोई साथी किसी का कोई प्रश्न सुझाव है तो वो पूछ सकता है या दे सकता है, बता सकता है, क्योंकि 1 मिनट बचा है। हाँ, समय समाप्ति की तरफ है। कोई भी अन्य साथी जो है वो अपना बात संक्षेप में रख सकता है। और बाकी जो अनुपम जी ने वो किया, अनुपम जी आपके अनुभव और आपके उसका हम लोग जरूर वो लेंगे। और बहुत सारे साथी आपसे हरियाणा में जुड़े हैं। मैंने अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डाला है आप लोगों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, तो कृपया करके उन प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर सुभाष नालंगे जी देने का कष्ट करें। गोपाल जी, चैट बॉक्स में मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप एक बार मालेपुर धुले महाराष्ट्र स्थित बकरी वाले प्रोजेक्ट का प्लांट कब लगेगा, उत्तराखंड में कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट पर कार्य कब शुरू होगा, ये 2 प्रश्न हैं गोपाल जी के सुभाष नालंगे जी से। दोनों दोनों जगह काम चालू है। उत्तराखंड में भी काम चालू है और मालपुर में भी काम चालू है। जी, तो और किसी साथी नहीं, का कोई और मालपुर में अभी मशीनरी लगा नहीं है, मेरा प्रश्न उससे संबंधित है। लगना चालू हो गया है। जी, और किसी साथी का कोई प्रश्न? ये समय हो चुका है, हमको इस चर्चा को विराम देना होगा क्योंकि 9:30 बजे तक का समय होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों ने नंबर अपने डाल दिए हैं। अगर किसी को व्यक्तिगत तौर पे कोई चर्चा करनी हो तो फोन पे के माध्यम से आगे चर्चा कर सकते हैं, अपने प्रश्न अपने विचार पूछ सकते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे। कल हमारा मार्केटिंग और मार्केटिंग से जुड़े जो कृषि उत्पाद और जो अन्य उत्पाद होते हैं उनकी मार्केटिंग और उनसे संबंधित विषय, अ, ग्राम उद्योग और कृषि सौर रोजगार से संबंधित विषयों पर चर्चा होती है। तो उसी पर विषय पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। और कल मिलते हैं 8:15 बजे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष नालंगे जी को विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। शुभ शुभ रात्रि। सभी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी, शुभ रात्रि। गोपाल प्रसाद नहीं बोले आज, गोपाल जी ने बोले।